जी नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सारे लोगों का। आपने देखना शुरू कर दिया है द न्यूज प्लेटफॉर्म। मेरा नाम कुमार सत्यम है। राजभवन तक जा पहुंची है प्रोफेसर बहाली की नियमावली। यहां तक कि शिक्षा विभाग में छात्रों के द्वारा क्वेश्चन किया गया कि प्रोफेसर की बहाली यानी बेट कब तक होगा, बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट कब तक होगा और कौन कौन छात्रों को मौका मिलेगा, इस बात को बताने आया हूं। इसके साथ साथ अभी अभी जो बिहार के अंदर जो चर्चा चल रही है, उस चर्चा के ऊपर एक बहुत बड़ी चर्चा है कि बिहार प्रोफेसर बहाली को लेकर एक बहुत बड़ा असमंजस की स्थिति बनी हुई थी सारे लोगों में कि असिस्टेंट प्रोफेसर की बहाली कब तक होगी। कंप्लीट जानकारी आज देने वाला हूं और सारे लोगों को एक बात कहेंगे कि जितने सारे मेरे बंधु, मेरे सब्सक्राइबर्स देख रहे हैं, उन सारे लोगों को दिल से प्रणाम, दिल से आभार, अभिनंदन। आप लोग इस वीडियो के माध्यम से समझ पाइएगा कि राजभवन कब पहुंचा है, क्या नियमावली बनी है, कौन सब्जेक्ट में कितनी बहाली आएगी, क्या इसकी क्राइटेरिया रहेगा, एज रिलैक्सेशन कितना साल तक रहेगा, सारी विधि व्यवस्था को मैं बताऊंगा। इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखें और जैसा ही आप लोगों को कोई तरह का दिक्कत होगा, इसके बाद आप कमेंट सेक्शन के माध्यम से अपना बात को जरूर रखेंगे। सबसे पहले बिहार में प्रोफेसर बहाली को लेकर आप देखेंगे कि वर्तमान में इसकी स्थिति क्या है, करंट स्टेटस क्या है। बिहार में प्रोफेसर बहाली को लेकर जो चल रहा है उसमें क्या करंट स्टेटस है, इस बात को समझिए कि ड्राफ्ट तैयार हो चुका है। अगर शिक्षा विभाग से जाकर पता किया गया कि जो बीएड का नोटिफिकेशन आने वाला है, तब शिक्षा विभाग के द्वारा बोला गया कि आपका ड्राफ्ट तैयार हो चुका है और नियमों की जो प्रक्रिया है, प्रारूप है, वो टोटल चीज बन चुका है। केवल राजभवन से मोहर लगना बाकी है, यानी नियमावली जो गई है राजभवन में, वो आगे की प्रक्रिया के अंदर देखिए राजभवन भेजा गया है सारी बातों को। मतलब अंतिम मजबूरी जैसे ही गवर्नर साहब का मिल जाएगा, उसके बाद आपको नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है। सजेशन और मांगे, उसमें जो भी सारा चीज बोला गया है, इसमें क्या क्या सुधार किया जाएगा, कौन कौन सा संशोधन होगा, इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुई थी क्या गड़बड़िया हुआ था, और उस गड़बड़ी के कारण बहुत सारे एग्जामिनेशन आजकल आप देख रहे होंगे कोर्ट में फंस जाता है। तो जो भी सुधार और संशोधन करना होगा वो टोटल अभी करके ही तब आपका नोटिफिकेशन निकाला जाएगा, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो और कोर्ट में जाकर ये बहाली ना फंसे। फाइनल ड्राफ्ट जो है ऑलरेडी बनकर गया है और जैसे ही आ जाएगा उसके बाद आपको नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। तो फाइनल ड्राफ्ट जब तक राजभवन में गई है, यानी आज उसकी नाम लोक भवन पर गई है, और लोक भवन में जाने के बाद जब तक उसमें मोहर लग जाएगा, जैसे ही राज्यपाल साहब का मोहर लग जाएगा, तो आपकी जो बहाली है ऑलरेडी आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और साथ साथ आपको मैं बता देता हूं, इस बहाली से रिलेटेड जो लोग हैं, आपको अगर सिलेबस लेनी है, इसकी जो इसकी नियमित सिलेबस है, सिलेबस लेनी है, या आपको किसी प्रकार की डिजिटल बुक लेनी है, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा। इस नंबर पर आप व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा और अपना जिला का नाम, सबसे पहला चीज है कि अपना नाम, नेम आपका क्या है और जिला आपका कौन सा है, यानी डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, और आपको कौन सा सब्जेक्ट का सिलेबस चाहिए, इस सारी चीजों के बारे में पूछिएगा, बताइएगा, वहां पर लिख दीजिएगा। मैं मेंशन में समझ जाऊंगा और जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा आपको मैं ऑलरेडी जो सिलेबस एक तरह का आया हुआ है, उस सिलेबस को मैं ट्रांसफर कर दूंगा कि क्या नियमता सिलेबस हो सकती है। 100% एक्यूरेसी के साथ नहीं कर सकते हैं, लेकिन हाँ, उसके माध्यम से आप तैयारी तत्काल जारी कर दीजिए, क्योंकि जब राजभवन में पहुंच चुकी है बात, तो आपका कभी भी नोटिफिकेशन देखने के लिए मिल सकता है और फाइनल ड्राफ्ट भी तैयार हो गया है। इस नंबर पर आप अगर व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा तो मैं आगे की तरफ देखूंगा और कोई तरह का जो दिक्कत होगी उससे सॉल्यूशन होगा, उसको निकालने का कोशिश भी करूंगा। चलिए चलते हैं आगे हम और देखते हैं। ये व्हाट्सएप नंबर है और कॉलिंग नंबर भी है, लेकिन व्हाट्सएप कीजिएगा तो सही रहेगा, ये कॉलिंग में थोड़ा परेशान हो जाते हैं। पदों की संख्या कितनी होने वाली है, इस चीज को समझिएगा, पदों की संख्या कितनी होने वाली है। लगभग पहले इसमें आपने देखा होगा कि पद 7,500 थे तो 7,000 थे, फिर सृजित हुए तो सृजित होने के बाद 9,000 प्लस पद होंगे। और यहाँ पर सबसे बड़ी चीज यह है कि यह छात्रों के लिए बहुत बड़ा मौका है और उच्च शिक्षा में लंबे समय से जो छात्र तैयारी कर रहे हैं उनके लिए, खासकर जो पीजी कर चुके हैं उनके लिए बहुत बड़ी मौका है, गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और इसमें एक बहुत बड़ी चीज आप देख लीजिए कि जब आप इस तैयारी को किए हैं, बहुत दिनों से इंतजार कर रहे हो कि बिहार के सरकारी कॉलेज में हमको मौका मिलता पढ़ाने के लिए, तो आप इस पढ़ाई को ऑलरेडी से आप मतलब लगातार बीते दिनों से, बीते वर्षों से आप लगातार लगे हुए हैं कि नहीं कब तक बहाली आएगी। आपका ऑलरेडी संशोधन हो रही है, फाइनल ड्राफ्ट तैयार हो चुका है, यहां तक कि कैबिनेट में
मंजूरी भी मिल जाएगी। जब जैसे ही मोहर लगेगा सारा चीज, पौधों की मंजूरी तो यहाँ से लगभग मिल ही चुका है एक तरह से अभी, और आगे चलकर आपको जैसे ही मोहर लगेगा आपको नियमावली सामने में देखने के लिए मिल जाएगी, और उसी के बाद आपको एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी जो होगा वो एग्जाम भी लगी। न्यूनतम योग्यता क्या होगी, सबसे बड़ी चीज ये है कि क्वेश्चन ये है कि आप लोगों का न्यूनतम योग्यता क्या होगी, यानी मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा। न्यूनतम योग्यता का मतलब ये होता है कि आप, सबसे बड़ा चीज ये है कि बेसिक योग्यता आपका क्या होना चाहिए और किसको इसमें ज्यादातर से मौका मिलेगा न्यूनतम योग्यता के आधार पर कि आप इसको भर सकिएगा, और क्या पीजी वाले को ही मतलब ज्यादा प्रेफर किया जाएगा और कम से कम 55%, क्या इसका सॉल्यूशन है। देखिए, बहुत बच्चे का क्वेश्चन ये है कि सर क्या मुझे नेट की जरूरत है क्या, अगर जो नेट क्वालिफाइड रहेगा वही फॉर्म भरेगा क्या, जो पीएचडी रहेगा वही फॉर्म भरेगा क्या। तो नहीं, एक बात मैं बता देता हूं, मान लीजिए कि रेलवे में ग्रुप डी का फॉर्म निकला, रेलवे में क्या निकला, ग्रुप डी का फॉर्म, तो उसमें 12th क्लास वाला भरेगा तो उतना ही उसको अपॉर्चुनिटी में भाग लेने का मौका मिलेगा, और जाकर पीएचडी वाला भरेगा तो उसका ही भाग मिलेगा। मतलब आपको सर्टिफिकेशन से किसी प्रकार का शायद इसमें कोई आपको कंसेशन नहीं दिया जाएगा। अगर आप पीएचडी हैं या आप डिलीट हैं या आप एफआरसीएस हैं, आपको उतना नहीं कंसेशन दिया जाएगा, नहीं दिया जाएगा, क्योंकि इस नियमावली में जब चर्चा कर रहे थे तो इस बात को कहा गया कि जो छात्र बैठेंगे, यानी जो मान लीजिए कि पीजी वाले छात्र बैठेंगे या पीएचडी वाले छात्र बैठेंगे, जो भी चीज है, या डिलीट वाले छात्र बैठेंगे, कोई भी बैठेंगे, या एनईटी वाले नेट वाले छात्र बैठेंगे, ठीक है, जो भी चीज बैठेंगे सबको समान तौर से देखा जाएगा, और जिस बच्चे के अंदर ज्यादा क्वालिफिकेशन होगा, जिस बच्चे के अंदर ज्यादा समझ होगा इस बात की, वो बच्चा ऑलरेडी इस चीज को क्रैक करेगा और निकालेगा। और जो भी आप देख रहे होंगे कि 9000 पदों पर, 9000 प्लस पदों पर जो निकल रही है सीट, तो आप एक चीज को समझ जाइए कि 9000 में 9000 जो पद होंगे ना, वो फ्रेश कैंडिडेट होंगे, इसमें पीएचडी किए हैं कि कौन कॉलेज में पढ़ाए हैं, आपको उससे कोई बेनिफिट मिलने वाला नहीं है। ये कोई भी अगर किया है मिनिमम क्वालिफिकेशन, अगर पीजी किया है, मान लीजिए ग्रुप डी का एग्जांपल दिए, पीएचडी वाले बैठेंगे तो उनका ही भी उतना ही वैल्यू होगा जितना 12th वाला का हो रहा है। ग्रेजुएशन वाले बैठे, पीजी वाले बैठे, कोई भी वाले बैठे, अगर आप ग्रुप डी में बैठ रहे हैं तो आपको उतना ही वैल्यू होगा। अगर मान लीजिए 12th वाला बच्चा अच्छा करके वहां तक पहुंच गया तो 12th वाले बच्चा को मौका दिया जाएगा, पीएचडी वाले को मौका नहीं दिया जाएगा। तो एक चीज को समझ गए आप। तो इसमें बराबर की बातों की है। अब आरक्षित वर्गों के लिए क्या है, अब एक क्राइटेरिया है, मान लीजिए कि जो आरक्षित वर्ग है, इसमें मान लीजिए कि आप जनरल को देखे होंगे, ठीक है, ईडब्ल्यूएस को देखे होंगे, ईबीसी को इसके बाद आप ओबीसी को देखे होंगे, ईबीसी को देखे होंगे, इसके बाद अनुसूचित जाति जनजाति जो लोग हैं, एससी एसटी, उनको देखे होंगे। तो जितने सारे लोग हैं उनको उनके क्राइटेरिया के अनुसार जो कट ऑफ लिस्ट में मार्क्स आएगी, जितना सीट होगा, और जैसे कट ऑफ बनेगी आपको उसके अनुसार रिजल्ट पब्लिश किया जाएगा। और मैं बता देता हूं कि एक बीते दिन आपको पता होगा कि 85% आपको 85% डोमिसाइल बिहार में लागू है, और डोमिसाइल बिहार में लागू होने के चलते बिहार के छात्रों को इसमें ज्यादा से ज्यादा मौका मिलेगा। सबसे ज्यादा मौका अनुसूचित जाति जनजाति और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं उनको मिलेगा, ईबीसी वाले लोग को भी ज्यादा मिलेगा। ये हो सकता है कि ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ थोड़ा डाउन हो जाए, ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ डाउन हो जाए थोड़ा सा, ये हो सकता है, लेकिन सीटों की संख्या देखा जाए तो ओबीसी में ज्यादा रहेगा, ईबीसी में ज्यादा रहेगा, एससी एसटी में ज्यादा रहेगा, क्योंकि जिस प्रकार की नियमावली बनाई गई है, अगर इस नियमावली को पीडीएफ लेना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में, आप लिंक को क्लिक कीजिएगा, ज्वाइन कीजिएगा, फिर वहां पे मैं डाल दूंगा, वहां से आप वहां का ले लीजिएगा कि क्या डोमिसाइल का नियमावली है, वहां से 100% सारी चीजों को आपको मिल जाएगा। लेकिन एक चीज को देखिए कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में एक आवेदन करने की आवश्यकता, पात्रता जो शर्तें हैं नीचे दिए गए, कोई भी जो देखिए, मान लीजिए कि नेट है, नेट आपका है या नहीं है इससे मतलब नहीं है। आप मतलब एक तरह से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि कोई बच्चा बीएड का एग्जाम दे देता है, सीटेट करता है या बीटेट करता है, सेंट्रल एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है या बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट करता है, जो शिक्षक बनने वाला होता है, तो उसमें से दोनों में से कोई एक अगर उसके पास मार्क्स है तो वो बीपीएससी टीआरई के लिए फॉर्म अप्लाई कर सकता है। ठीक इसी तरह से जो बेट है, बेट के अंदर देखिएगा, बेट में जो होगा, आप पीजी हैं, आप पीजी हैं, ठीक है, या पीएचडी है, मान लीजिए पीएचडी है, जो भी है पीएचडी है, तो बेट के लिए आप पीजी है, पीएचडी है, कोई भी है, अगर आपके पास मान लीजिए कि नेट नहीं है, नेट का आपके पास सर्टिफिकेट नहीं है, यानी नेट आप क्वालिफाइड नहीं किए हैं, अगर आप पीजी केवल किए हैं
तो आप इस एग्जामिनेशन में बैठ जाइएगा और बैठने के लिए आपको एक जगह मिल जाएगा। इसके साथ साथ अगर आप इस क्राइटेरिया को फुलफिल कीजिएगा तो प्रोफेसर में आपका मेरिट बनेगा। चाहे आप नेट है या पीएचडी है, मतलब नहीं करता है, इस एग्जाम में आप कितना अच्छा मार्क्स लाए हैं वो मैटर करता है। और एक चीज को समझिएगा कि आप लोगों को एक बहुत अच्छा चीज है, बहुत सारा चीजों को मैंने देखा है कि जो यूजीसी द्वारा पात्रता परीक्षा है वो है आपके पास या नहीं है, लेकिन पीजी है तो आप उस चीज को क्या कीजिएगा, फुलफिल कर लीजिएगा। और साथ साथ एक बात और बताते हैं, इस चीज को समझिएगा कि अब पीएचडी वाले जो बच्चे हैं इसको संबंधित विषय में शोध डिग्री, मतलब एक तरह से देखा जाए तो बहुत बच्चे जो जिस सब्जेक्ट से पीएचडी कर रहे हैं उस पीएचडी को प्रॉब्लम ये है कि उनके लिए कि आप मतलब फिजिक्स से कर रहे हैं, केमिस्ट्री से कर रहे हैं, जनरल साइंस से, मतलब जिस सब्जेक्ट से कर रहे हैं उस डिग्री के बारे में अगर आप संबंधित, आपके पास मैंने ऑलरेडी बोल दिया कि अगर आप पीजी है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी तक ये खबर समझ में आ रहा है। अब देखिए बीएड के लिए एक बात होता है कि बहुत बच्चे ऐसे हैं जो ग्रेजुएशन करने के बाद बीएड कर लेते हैं। इसके बारे में भी पूर्ण रूप से हमको जब तक नियमावली आ नहीं जाता है तब तक हम ये चीज, शिक्षण प्रशिक्षण डिग्री है, अगर एजुकेशन के लिए शामिल करता है कि एमएड को शामिल करता है इसके बारे में मैं नहीं बता सकता हूं, लेकिन बीएड को इक्विवेलेंट पीजी के बराबर माना जाता है। लेकिन अभी इसको बीएड करेगा या एमएड करेगा इस चीज को देखना है। अगर एमएड तो रहेगा ही रहेगा, लेकिन बीएड को मौका देता है कि नहीं देता है, इस चीज को आगे देखना है कि क्या इसकी क्राइटेरिया रहती है। अब आगे चलते हैं कि जिनके पास नेट पीएचडी की डिग्री नहीं है उसके पास क्या है। बहुत लोग का आप यूट्यूब चैनल देखोगे तो अभी मौका है, यूजीसी जून में इतना में फॉर्म निकल चुका है, अभी तैयारी करें। बहुत यूट्यूब चैनल पे मतलब इस बात को बोला जा रहा है रिजल्ट बहाली से पहले आ सकता है, पीएचडी तुरंत संभव नहीं है, इसलिए नेट अच्छा विकल्प है। भैया मेरे, आपको जब नहीं आपको समझ में आ पाया कि नेट के क्या जरूरत है, बहुत सारे चैनल पे बहुत तरह का भ्रामक न्यूज मिल रहा है कि ये होगा वो होगा। अभी मतलब ये कोई ठोक ठठा कर नहीं कर रहा है कि ऑब्जेक्टिव में होगा कि सब्जेक्टिव में होगा। यानी ऑब्जेक्टिव होता है क्लोज एंडेड क्वेश्चन, सब्जेक्टिव होता है ओपन एंडेड क्वेश्चन। तो पहले ये बताइए कि जो लोग अभी शिक्षक लोग जो ज्ञान दे रहे हैं, क्या जो बेट का सिलेबस होगा वो ऑब्जेक्टिव में होगा या सब्जेक्टिव में होगा, ये उनको पता नहीं है। लेकिन ये उनको पता है कि हमको इस बात को बोलना है, मार्केटिंग करना है। तो इस तरह का पहले से ही बात बोलकर लोगों को परेशान किया जा रहा है कि जो पीजी किया हुआ छात्र है, पीजी किया हुआ जो छात्र है वो तैयारी नहीं करे, कंपटीशन कम रहे। तो मतलब जो टीचर है वो खुद पीजी पीएचडी कर ले, वो खुद बेरोजगार है, उसको खुद पता नहीं है कि क्या करना है, तो वो सोच रहा कंपटीशन घट जाए और ये सबको मौका नहीं मिले। हम जब सचिवालय जाकर पता किए तो पता चला कि नहीं, जो बच्चा पीजी किया हुआ है उस एग्जाम में बैठ सकता है। जिस तरह से आप देखे होंगे जो बच्चा डीएड किया है या बीएड किया है उसको बिहार सरकार के बीटेट के एग्जाम में बैठाया जाता है। आपको पता है बीटेट वही बच्चा देगा जो बीएड किया हुआ है या डीएलएड किया हुआ है। मान लीजिए कि बीएड किया हुआ है, ठीक है, या डीएलएड किया हुआ है, तो ये बीटेट दे सकता है। ठीक उसी तरह से बेट का एग्जाम वही देगा जो पीजी किया हुआ है। पीएचडी वाला भी दे सकता है, पीएचडी वाला तो देगा ही देगा। तो जो बीएड किया हुआ है उसको पता चल गया कि बीटेट उस तरह से समझ में आ गया। अगर कोई तरह का दिक्कत हुआ होगा तो आप उसको क्या कीजिएगा, क्वेश्चन कीजिएगा और कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछिएगा। अब क्वेश्चन है कि क्या बीएड आधारित परीक्षा बेट में होगी। देखिए, आप एक बीएड आधारित जो प्रश्न होता है बिहार एलिजिबिलिटी टेस्ट, तो बेट में कैसे होगी। मान लीजिए कि आप तो छात्र को पढ़ाइएगा, सीनियर छात्र को पढ़ाइएगा, तो बीएड आधारित जो बातें हैं, यानी आप देखे होंगे कि आपको मैं बता देता हूं, चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी हो सकता है, इट बी पॉसिबल। तो जब छात्र से रिलेटेड बात होती है, जब टीचर से रिलेटेड बात होती है, तो जब हम लोगों ने देखा है कि जब भी कोई शिक्षक बनते हैं तो शिक्षक बनने से पहले इस क्राइटेरिया को पढ़ते हैं, सीडीपी चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी को पढ़ते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, वो शिक्षक बनने में मदद करते हैं। लेकिन इसके पहले जो एग्जामिनेशन हुआ था आपको पूरा रूप से समझ में आ गया, ये हो सकता है, लेकिन अभी इस पर उतना ध्यान नहीं देना है। मान लीजिए कि 5:1 के रेशियो पर, मतलब 6:1 के रेशियो पर लेकर चलिए। 6:1 के रेशियो पर मतलब 6:1 के 6 घंटा अगर पढ़ाई आप करते हैं तो 6 घंटा करते हैं तो आप 1 घंटा कर सकते हैं, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी पर काम कर सकते हैं जब तक सिलेबस नहीं मिलता है, या अपने स्तर से देख सकते हैं कि किस तरह का होती है। क्योंकि जो भी एग्जाम हुई है उसका सिलेबस का आधार बनाकर देखा जाए
तो राज्य पात्रता परीक्षा इससे पहले हो चुका है। तो आप देखे होंगे कि राज्य स्तरीय पे जो हुआ है, पहले हुआ है 1994 में, फिर हुआ है 2003 में। तो जो उस समय का सिलेबस था बहुत अलग था, और आज जो सिलेबस है एनईटी नेट चल रहा है, अगर बेट होता है तो ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिलेगा। और जितने सारे अभी शिक्षक बने हैं पीजी करके, पीजीटी में जितने सारे शिक्षक बने, याद रखिएगा, पीजीटी में जितने शिक्षक हैं उन सारे लोगों को इसमें बैठने का मौका मिलेगा। मतलब लगभग अभी हम बता रहे हैं कि 60,000 सीटों पे प्लस सीटों पर बहाली हुआ पीजीटी में, 60,000 प्लस सीटों पे अभी शिक्षक है वहां पर पीजीटी में। इन टोटल लोगों को भरने का मौका मिलेगा। और साथ में याद रखिएगा कि जो लोग बच्चे हैं इतना सारा जो कर रहे हैं, उन सारे लोगों को मौका वहीं से मिलेगा, और टोटल लोग बैठेंगे और ज्यादा से ज्यादा छात्रों को मौका मिलेगा। और जो ऑलरेडी शिक्षक बन चुके हैं या पीजी कंप्लीट कर चुके हैं किसी भी फील्ड में है, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं अगर आपके पास पीजी का डिग्री है तो। एक क्वेश्चन और, बिहार सरकार ने एक बहुत अच्छा नियम लागू किया था, आपने देखा होगा कुछ दिन पहले, कि एक ही एग्जाम में अगर आपका सरकारी नौकरी हो गया है, आप उसके बाद एक ही एग्जाम में बैठ सकते हैं। कुछ दिन पहले सोशल मीडिया के साइट से ये बात पता चला है कि उस खबर को सम्राट चौधरी जी ने, माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने ऑलरेडी डिस्क्लोज कर दिया है, और फिर से कहा है कि आप मतलब सरकारी नौकरी में रहते हुए हमेशा प्रयास कर सकते हैं, हमेशा से प्रयास कर सकते हैं अलग अलग एग्जामिनेशन को देने के लिए, अलग अलग एग्जामिनेशन में बैठने के लिए हमेशा से आप प्रयास कर सकते हैं। और अलग अलग जब तक आपका उम्र है, यानी आप मान लीजिए कि 37 साल के हो गए क्राइटेरिया के अनुसार, 37 वर्ष के हो गए, तो जब तक आपका उम्र है तब तक आप बैठिए। 37 से, अब महिला लोग के लिए 40 भी है, 42 भी है, 44 भी है, जिस तरह से है अलग अलग एग्जाम में आप बैठ सकते हैं। इस इंफॉर्मेशन को आप लोग याद रखिएगा, समझिएगा। और किन किन, अब देखिए किन किन वैकेंसी में आएगी। सबसे पहला चीज कि आप जानते होंगे कि सोशल साइंस में इतिहास हो गया, भूगोल हो गया, राजनीतिक शास्त्र हो गया, अर्थशास्त्र हो गया, समाज शास्त्र हो गया, इसमें ज्यादा से ज्यादा सीट आएगा। लिटरेचर के माध्यम में देखिएगा तो हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, अरबी और फारसी, लिटरेचर में इसमें भी ज्यादा से ज्यादा सीट रहेगा, क्योंकि हर एक कॉलेज में इन सारे लोगों की जरूरत होती है। और साइंस में जैसे मान लीजिए कि फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, और भी सब्जेक्ट है, मान लीजिए कि बायो से रिलेटेड हो गया, और भी सारा चीज से रिलेटेड हो गया, तो अलग अलग जूलॉजी हो गया, अलग अलग मतलब उसका जो पार्ट है अलग अलग चीजों में, हर विषय में बहाली आएगी, लेकिन सबसे ज्यादा सीट इसमें रहेगा। इतिहास में, भूगोल में, राजनीतिक शास्त्र में, लिटरेचर में भी रहेगा, और इसके साथ साथ मैथमेटिक्स में भी रहेगा। मैथमेटिक्स में सीट रहेगा, लेकिन ज्यादा सीट हमको जहां तक पता है कि इन सब सारी चीजों में रहेगा। और डोमिसाइल नीति की चर्चा भी कुछ देर पहले आप लोगों के सामने मैं कर रहा था। तो डोमिसाइल नीति के साथ से मैं बता रहा हूं कि सबसे पहले अभी जो स्थानीय स्थिति पर देखिएगा तो 85% लगभग डोमिसाइल लागू है, और 85% डोमिसाइल लागू है। तो यहां पर ना एक चीज को समझना है आप लोगों को। क्या समझना है कि 85% डोमिसाइल लागू तो है, अगर मान लीजिए कि बिहार के बच्चा को अगर 97 मार्क्स आता है, ठीक है, और मान लीजिए कि यूपी के बच्चा को, अदर स्टेट के बच्चा को 97 मार्क्स आता है, इसका उम्र मतलब कम है या ज्यादा है? उम्र जो है वो कम है या ज्यादा है? अगर 97 इसको आता है और इसको आता है तो बिहार वाले बच्चे को क्या मिलेगा? प्राथमिकता मिल जाएगा और इसका सिलेक्शन हो जाएगा। इनका सिलेक्शन नहीं होगा। इस डोमिसाइल में ये नियम बनाया गया था, लेकिन 85% तक बिहार में बच्चों का सिलेक्शन रेट रहेगा। और डोमिसाइल पर अभी केस किया हुआ पटना हाईकोर्ट में, अदर स्टेट वाले ने किया है। अब आगे पटना हाईकोर्ट का, माननीय न्यायालय का क्या फैसला रहता है, जैसे ही उसकी जजमेंट आएगी उस जजमेंट को भी समझाऊंगा और बता दूंगा। लेकिन अभी जो सिचुएशन चल रहा है उस सिचुएशन को समझिएगा कि क्या चल रहा है। इसमें आप लोग देख लीजिएगा कि इसमें डोमिसाइल में क्या है कि अभी समर्थन दे रहे हैं, बिहार के बच्चों को समर्थन मिल रहा है। और प्राथमिकता के बारे में बता दिए कि 97 नंबर वाला जो वर्ड था उस सब चीज को समझा दिए। विरोध इस चीज को लेकर है कि अन्य राज्यों को बच्चे को कम अवसर मिले। बिहार एक देखा जाए तो हिंदी भाषी राज्य है, और इसका जो एल्गोरिदम है चारों तरफ से, एक तरफ से आपको मिल जाएगा उत्तर प्रदेश, दूसरे तरफ से झारखंड, तीसरे तरफ से आपको नेपाल मिल जाएगा। तो नेपाल तो अपना देश में आता नहीं है, पश्चिम बंगाल के भी कुछ क्षेत्र सटे हुए हैं। तो अलग अलग क्षेत्र के जो लोग सटे हुए, जहां पर लोग सटा हुआ है। लेकिन अन्य राज्य के लोगों के द्वारा अभी देखिए तो बिहार में ज्यादा से ज्यादा शिक्षक के रूप में नौकरी करने वाला राज्य कौन सा है? यूपी है, झारखंड है, उसके बाद एमपी है, एमपी के साथ राजस्थान है, मध्य प्रदेश है, दिल्ली है, पंजाब के भी कुछ छात्र लोग आए हैं। यहाँ तक कि अन्य क्षेत्रों में जो हिंदी भाषी क्षेत्र है, उड़ीसा से भी लोग आए हैं, अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं। तो वो लोग अवसर, लेकिन उन लोग को मात्र इस बार जो नियम लागू हुआ है 15% ही मिलेगा। यानी 100 में
100 लोगों को अगर बिहार में नौकरी मिलता है तो उसमें से 85 लोग ऐसे होंगे जो बिहार से होंगे और 15 लोग ऐसे होंगे जो अदर स्टेट से होंगे। इस चीज को समझ गए होंगे आप, यानी 15% मौका मिला। एग्जामिनेशन का पैटर्न कैसा रहेगा इस चीज को समझिए। ड्राफ्ट के अनुसार जो अभी बना हुआ है, जो नियमावली गई है वहां से, मतलब सचिवालय से जो नियमावली गई है, उसमें सब्जेक्टिव का भी बात हुआ है। ये चीज बोला गया था अधिकारी महोदय के माध्यम से वहां पर कि सब्जेक्टिव की बात चल रही है, कि सब्जेक्टिव भी होगा जिसमें लिख कर उत्तर देना है। मान लीजिए कि क्वेश्चन कह दिया जाए, आपसे एक हिस्ट्री का ही क्वेश्चन कह देते हैं कि राष्ट्रवाद क्या है, तो आपको बोलना है राष्ट्रवाद एक उच्च व्यक्तिगत आदर्श है जिसके तहत कोई व्यक्ति अपने धर्म जाति क्षेत्र से ऊपर उठकर राष्ट्र हित को बढ़ावा देता है। यह भावना भिन्नता के बावजूद एकता को बढ़ावा देता है, राष्ट्रवाद कहलाता है। ठीक उसी तरह से आपको सब्जेक्टिव में आपकी मानसिकता के अनुसार जिस तरह से क्वेश्चन रहेगा तो उस तरह से आपको सब्जेक्टिव में उत्तर देना रहेगा। लेकिन इसके बारे में अभी हवा केवल उड़ रहा है यूट्यूब पर, इसके बारे में मैं बता नहीं सकता हूं क्योंकि अभी तक जो बड़े से बड़े एग्जाम हुए हैं उसमें से ज्यादा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से क्वेश्चन रहे हैं, सब्जेक्टिव से क्वेश्चन बहुत कम रहे हैं, ऑब्जेक्टिव से ज्यादा क्वेश्चन रहे हैं। तो इस चीज को अभी मैं नहीं कर सकता हूं और इस चीज को मैं सत्यापित नहीं कर सकता हूं जब तक मैं देख नहीं लूं। लेकिन अभी तक देखा गया है इसके पहले कि यूपीएससी के माध्यम से या बीपीएससी के माध्यम से जो पेपर एक हो जाती है तो सेकंड पेपर में सब्जेक्टिव भी लिया जाता है। तो क्या इसमें लिया जाएगा या नहीं लिया जाएगा, लेकिन जब तक इसमें इस प्रोसेस को, इस एल्गोरिदम को नियमावली मिल नहीं जाती है हाथ में, तब तक हमारे आपके कहने से ये चीज सही नहीं रहेगी और इस चैनल के माध्यम से कोई बात झूठ नहीं बोला जाता है और जो भी चीज है आपको दिखाया जाएगा इस बात को। लेकिन एक चीज मैं बताना चाहता हूं सारे लोगों को कि सब्जेक्टिव वर्सेस ऑब्जेक्टिव में क्या है। सब्जेक्टिव का जो मैटर था आपने देख लिया कि पहले ऑब्जेक्टिव बता देता हूं। ऑब्जेक्टिव जल्दी रिजल्ट लेकिन गहराई कम, मतलब आपको पता होगा कि आपको ऑब्जेक्टिव में 5 ऑप्शन देता है, 1 2 3 4 या 5 ऑप्शन, इसमें से कोई नहीं है सब। यानी ये हो गया हमारे दिमाग का जो सोच है वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन हो गया, यानी 5 ही चीज के बारे में सोच पाएंगे। लेकिन ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होता है, ये सब्जेक्टिव में होता है। तो सब्जेक्टिव में ज्ञान की सही जांच होती है कि ज्यादा से ज्यादा पॉइंट आप लिख पाते हैं। तो वहां पर इस बात को समझाया गया है कि जो ऑब्जेक्टिव होगी वो क्लोज एंडेड क्वेश्चन होगी और सब्जेक्टिव होगी, ज्ञान की सही जांच हो पाएगा वहां पर कि जो लोग हैं वहां पर किस प्रकार से किसी बातों को लिखते हैं। और आजकल चैट जीपीटी आपने देखा होगा कि एडीओ के एग्जामिनेशन में कितना धांधली हुआ था और 30-30 लाख में पेपर के माध्यम से पता चला कि क्वेश्चन बिका भी है। यानी अगर सब्जेक्टिव रूप में होता है, इस बात में एग्जामिनेशन सब्जेक्टिव रूप में अगर होता है तो चोरी की संख्या कम रहेगी और ज्यादा से ज्यादा लोग चोरी नहीं करेगा, अपनी बातों को किस तरह से लिख रहा है इस बातों को वहां पर चर्चा करेगा और बताएगा भी। लेकिन आगे चलकर देखते हैं निष्कर्ष के मामले में ये आयोग तय करेगा, छात्र उसी के अनुसार को तैयारी करना चाहिए। यानी छात्र को ऑलरेडी ये बात को समझना चाहिए कि आपके साथ ऑलरेडी जो पीजीटी में जो मान लीजिए कि जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर में अभी ऑलरेडी जो 60,000 प्लस शिक्षक बहाल हुए हैं, आपके साथ टीचर्स लोग बैठेंगे। इसके साथ साथ जो न्यू फ्रेशर्स हैं उन सारे लोगों को कहेंगे कि आपके पास अपॉर्चुनिटी तभी अच्छा रहेगा जब आप इसको अच्छा से समझोगे। और मैं इस चीज को बार बार समझा रहा हूं कि अगर जिसको सिलेबस के बारे में चाहे किसी चीज के बारे में जानकारी लेना होगा तो आप इस नंबर पर मैसेज कीजिएगा, मैं आपको जैसे मुझे बारे में टाइम मिलेगा मैं आपको ट्रांसफर कर दूंगा। व्हाट्सएप मैसेज कीजिएगा, कॉल कीजिएगा तो मैं परेशान हो जाऊंगा, तो इस नंबर पर कीजिएगा। और 60,000 प्लस यहाँ पर मैं बता देता हूं कि छात्र बैठने वाले हैं, क्या सिलेबस होगा, किस तरह से होगा, इस चीज को समझा देंगे, बता देंगे और आगे में आप लोग तैयारी जारी रखिए। अब एग्जाम का टाइमलाइन आपको मैं दिखा देता हूं कि कैसा रहेगा। आपको अभी ड्राफ्ट जो बनी हुई है अभी फाइनल होना बाकी है, मतलब अंदर लोक भवन में, राजभवन में गया है, क्या सिचुएशन है अभी वो होना बाकी है। जब तक हो नहीं जाएगा तब तक नहीं कहा जा सकता है। फिर नोटिफिकेशन आएगा, मतलब जहां से उसे साइन हो जाएगा, सारा चीज हो जाएगा तो फिर नोटिफिकेशन आएगा। उसके बाद नोटिफिकेशन के बाद सॉफ्टवेयर बनेगा कि कौन सा एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी बीपीएससी लेगा या बिहार का कोई अलग एग्जामिनेशन कंडक्टिंग बॉडी जो है वो लेगा। इसके अनुसार आपको पता चलेगा और बताया जाएगा कि कौन लेगा आपका एग्जाम। और साथ साथ मैं बता देता हूं कि फॉर्म भरते समय आपको ओटीआर जो एक है और भी सारा स्ट्रेटजी है, उस स्ट्रेटजी को आप लोग देख लीजिएगा कि क्या गलत नहीं करना है। पहले से ही अपना सारा चीजों को एक पेज पे लिख कर रखना है। और कुल समय आपके पास कम से कम अभी से 6 से 8 महीना समय मिलेगा और अच्छा से गहराई से आप तैयारी कर सकते हैं स्ट्रेटजी लगाकर। प्रिपरेशन की तैयारी कैसे होगा इसके बारे में बता देता हूं कि प्रिपरेशन क्या सही रहेगा। सबसे महत्वपूर्ण रहेगा सेल्फ स्टडी। याद रखिएगा प्रोफेसर, आप अगर कोर्स खरीद के पढ़ते हैं तो आपकी नौकरी वहीं पर नहीं होगी।
यानी 8 महीना आपके पास टाइम बचता है। 8 महीना में मान लीजिए कि क्या होगा आप समझ लीजिए। 8 महीना हो गया तो 8 महीना मान लीजिए कि 1 महीना में 30 दिन, तो 8 महीना में 8 तरीका 24 240 दिन, आप प्लस 4 को 1 दिन मान लेते हैं, 4 दिन और, क्योंकि 31 का महीना होता है, यानी 244 दिन के बाद आपका एग्जाम होगा। और 244 दिन में अगर एक मास्टर मान लीजिए कि एक दिन में 50 क्वेश्चन कराता है, तो 50 क्वेश्चन भी लेकर चलते हैं तो 4 पचे 20, 4 पचे 20 तो 22 है, 5 दूनी 10 दो 12, और उसके बाद एक जीरो बैठा देंगे। 12,200 क्वेश्चन तैयारी कराएगा। 8 महीना में अगर 50 क्वेश्चन आज से पर डे शुरू करता है तो क्या आपको लगता है कि 12,200 क्वेश्चन पढ़ लेने से आपका प्रोफेसर में नौकरी हो जाएगा और 1 लाख से ऊपर आपको सैलरी मिलेगा? यानी जो आप कोर्स खरीदिएगा, आजकल दलाल लोग फिर से आ गए हैं, तो आपकी नौकरी नहीं होगी, क्योंकि यहां पर ओपन एंडेड क्वेश्चन किया जाएगा और आपको खुद से नोट्स बनाना होगा, खुद से पढ़ना होगा। अगर किसी चीज की सहारा लेनी है तो चैट जीपीटी का सहारा ले सकते हैं, गूगल का सहारा ले सकते हैं, परप्लेक्सिटी का सहारा ले सकते हैं, और मैं आपको थीम्स बता दूंगा किस तरह से आप तैयारी कीजिएगा, तो आपका मतलब ऑलरेडी ज्यादा से ज्यादा नोट्स मिल सकता है। क्योंकि देखिए कोई भी मास्टर आ रहा है तो बस उसको इतना बेरोजगारी है, इतना इस बीजेपी के सरकार में खुद उसका नौकरी नहीं लग रहा है। जो मास्टर है उसको खुद नौकरी नहीं है, लेकिन के खाली खुश खुश करके जितना सारा लड़का को खुश कर दीजिए, ज्यादा से ज्यादा 5 को हरिवंश राय बच्चन का तैयारी को लगा दीजिए। जैसे मान लीजिए कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, ये सब बात बोल के कोर्स बेचता है सब, इससे कोई फायदा नहीं है। आपको करना क्या है कि बीजेपी की सरकार है, ध्यान रखना है, और आयोग जब एग्जाम लेगा तो डायरेक्टली क्वेश्चन वाला एग्जाम नहीं लेगा। यानी जो ऑलरेडी चैट जीपीटी से या एआई से या परप्लेक्सिटी से किसी से सर्च हो जाए, वन लाइनर उस टाइप का क्वेश्चन नहीं देगा, क्योंकि ऑलरेडी एक बार पेपर लीक हुआ है तो बहुत थूकम पजीयत हुआ बिहार सरकार का। तो मैं सारा चीज बता दिया। अब आगे देखते हैं कि कोर्स बेचने वाले से, देखिए एक छोटी सी चीज कि आपको बता देते हैं कि सारा चीज कि सेल्फ स्टडी स्वाध्याय करना है, और आगे आप देख लीजिए कि क्या है कि क्यों करना है, क्योंकि आपका जो एग्जामिनेशन है ऑलरेडी बहुत बड़ा लेवल पे होगा, पीजी लेवल का सवाल होगा, यानी आप जो नेट का एग्जाम देते हैं नेट लेवल का सवाल होगा। क्या पढ़ना है, जो आपका सब्जेक्ट है, मान लीजिए जिस सब्जेक्ट में आप एग्जाम दे रहे हैं डीपली उसको पढ़ना है, समझना है, और उससे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन को क्या करना है, एकोमोडेट करना है, सोचना है और लिखना है, बनाना है, पॉइंट बनाना है। इसके साथ साथ आप किससे बचेंगे देख लीजिए सर, इससे बचेंगे जो एग्जामिनेशन टीचर वाले जो लोग हैं उनसे बचेंगे, फेक कोर्स बेचने वाले से बचेंगे, यूट्यूब पर भ्रमित करने वाले कंटेंट से बचेंगे, ठीक है। क्योंकि आपको ऑलरेडी मैंने बता चुका है कि 60,000 प्लस बच्चा जो है पीजीटी का जो नौकरी कर रहा है वो आपके साथ बैठने वाला है। इस 60,000 प्लस पीजीटी केवल बिहार में, उत्तर प्रदेश में भी कितने बच्चे की संख्या होगी एक चीज छोड़ दीजिए। तो जो बच्चे नौकरी कर रहे हैं वो बच्चे बैठेंगे, जो बच्चे क्वालिफाइड है बीपीएससी के द्वारा ऑलरेडी वो बैठेंगे, इसलिए आपको मेहनत पूरा करना होगा। खासकर आपको मैं बता देता हूँ कोर्स, देखिए बहुत लोग ऐसे हैं कि जो 1,000 से लेकर 30,000 तक कोर्स बेचना शुरू कर दिया है। अभी वो कुकुर के खुद सिलेबस पता नहीं कि क्या हो रहा है, किस तरह से हो रहा है, और बहुत कम ऐसे शिक्षक है जो इस लेवल की तैयारी करा सकते हैं। मतलब मान लीजिए कि वो प्रोफेसर का तैयारी करा सकता है, उसका मतलब सबसे पहले उसका मुंह देखिए कि कैसा है भाई, तुम मतलब कैसे तैयारी करा सकता है यार। अब सोचिए किसी पार्टिकुलर सब्जेक्ट में कैसे तैयारी करा सकता है। मैं तो सारा क्वेश्चन अभी आप लोग को बता ही दिया, इसलिए ज्यादा से ज्यादा डीपली सर्च कीजिए, किताब से ज्यादा से ज्यादा। अगर आपको डिजिटल बुक भी लेना होगा तो बुक मैं प्रोवाइड करा सकता हूं 730 100 77 100, ये व्हाट्सएप नंबर है मेरा। ठीक है, इस पे आप लोग मैसेज कीजिएगा तो कर सकते हैं। कोशिश करेंगे कि आप लोग के साथ अच्छा हो। उसके साथ साथ गलत क्वेश्चन, देखिए गलत कोर्स लेने से गलत हो जाएगा। अब बहुत कम लोग हैं जो इस लेवल का तैयारी करेंगे। सही रणनीति क्या है इस चीज को देखिए, स्मार्ट स्ट्रेटजी क्या है, पीजी लेवल का सिलेबस पूरा कवर करना है, ठीक है। स्टैंडर्ड्स किताबें पढ़नी है, अच्छी अच्छी किताबें, जो जैसे मान लीजिए कि बड़े बड़े किताबें, यूथ कंपटीशन टाइम्स हो गया, टीएमएच का बुक हो गया, और भी बड़े बड़े बुक हैं जो अच्छे, जिसमें मिस्टेक्स बहुत कम है, ज्यादा से ज्यादा ये करना। देखिए नोट्स खुद बनाना है, उत्तर लिखने का अभ्यास करना है, मतलब जैसे बीपीएससी पेपर 2 की तैयारी हम लोग करते हैं उस तरह से करना है। अंतिम निष्कर्ष पे हम आते हैं, तो अंतिम निष्कर्ष पे ये है कि बहाली एक निश्चित और प्रक्रियाधीन चल रही है, बहाली बहुत तेज चल रही है, और जब तक सरकार भी चाहती है कि इस बहाली को जल्द से जल्द निकाले। माननीय मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी जी ने एक बात बोला है कि 534 ब्लॉक नहीं 533 ब्लॉक में, हर एक ब्लॉक में एक कॉलेज खोलेंगे, डिग्री कॉलेज भी खोलेंगे और सारे कॉलेज भी खोलेंगे जिसकी जरूरत होगी। तो उसके लिए शायद 800 करोड़ रुपया स्वीकृत कर दिए हैं वो, जहां तक मुझे न्यूज ये समझ में आए सोशल मीडिया साइट से। अगर हम सही बोल रहे हैं तो आप लोग हाँ 800 करोड़ रुपया
लिखकर मैसेज कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि क्या ये सही है कि गलत है, आपको वहां से मैं पता कर सकता हूँ। 9000 प्लस सीट पे बहाली होगी। अभी तैयारी शुरू करने का सही समय है और सही दिशा एक ही को है, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए या अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के उस सदस्य के लिए, समाज के लिए एक ऐसा पद प्राप्त कीजिए जो कि स्टेट रैंक का है, प्रोफेसर का पद है। आप लोग ज्यादा मेहनत कीजिएगा तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों की जरूर सफलता मिलेगी। और इस सफलता केवल आपके लिए नहीं होगा, आपके एक जवान के लिए सफलता होगा, आपके एक सदस्य के रूप में आपको इस तरह से बहुत अच्छी नजर से देखी जाएगी जिसका कोई वर्ड नहीं है, जिसके मेरे पास कोई मतलब कोई वर्ड्स के साथ साथ कोई मेरे पास कोई उसका तुलना करने के लिए कोई एक संबंधित कोई एक चेहरा नहीं है जिसको मैं तुलना कर सकता हूं। अगर आप वीडियो में नए होंगे तो परिवार के सदस्य बनने के लिए मुझे सब्सक्राइब करेंगे। उम्मीद है कि मेरी बात आपको समझ में आई होगी। नेक्स्ट अपडेट जैसे ही राजभवन से आएगा वैसे सबसे पहले मैं दूंगा और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग सबको सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरा चैनल का परिवार का हिस्सा बनिएगा। इसके लिए वीडियो अगर अच्छी लगी हो आपको तो जरूर कमेंट सेक्शन के माध्यम से और जो क्वेश्चन होगा वो पूछिएगा और कोशिश ये रहेगा कि और जाकर सचिवालय से जो न्यूज रहेगा लेकर आऊं तो आपको मैं बताऊं। जय हिंद, जय जय आप लोगों के लिए कि आप लोग के लिए अब बहाली आने वाली है और कोशिश ये रहेगी कि आप लोग तैयारी अच्छा से करेंगे और कमेंट में अपनी बात रखेंगे कि कौन सा जिला से आप